फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहला वीडियो दिया था सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का, ये दूसरा पार्ट है बच्चों। आज हम जो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था इसका थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं। हमने डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बारे में चर्चा की थी बेटा, तो वो टॉपिक आपका उसमें पूरा नहीं हो पाया था। आज हम इसको पूरा करने वाले हैं। देखो बेटा, आज मैं आपको क्लियरली डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का डिफरेंस बनाने वाली हूँ। आखिर ये होते क्या हैं बच्चा, ये तीनों चीज़ें जो है आपका डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं होती, ये एक ही है। जैसे कि आपका डीएनए होता है बेटा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये होता क्या है? ये एक अनुवांशिक पदार्थ होता है बेटा, जो अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है या फिर ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लें जैसे कि आपका डीएनए है, हालांकि आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती, वो डबल हेलिकल मॉडल के थ्रू हम पढ़ेंगे 12th में। ओके, जैसे माना कि ये आपका डीएनए है, आपके बच्चे डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर होती है। अगर डीएनए को संघनित कर दिया जाए, डीएनए का संघनित रूप ही बच्चा क्रोमैटिन कहलाता है। और ये बेटा संघनित क्यों होता है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि आपके डीएनए की लेंथ कितनी है बेटा? 2.2 मीटर। और डीएनए पाया कहाँ जाता है यूकैरियोट्स में? डीएनए बेटा आपका कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है। अब बेटा सोचने वाली बात है कि जो केंद्रक होता है ना बच्चा, उसकी हम साइज कह सकते हैं कि 10 की पावर -6 मीटर होती है, जबकि आपके डीएनए की साइज होती है 2.2 मीटर। अगर हम देखें बेटा तो ये केंद्रक के कंपेरिजन में डीएनए का लेंथ बहुत ज़्यादा है। अब सोचो बेटा कि इतना बड़ा डीएनए आप इतने छोटे से केंद्रक में कैसे आएगा? तो उसके लिए जब डीएनए को आप संघनित करोगे तो डीएनए का संघनित रूप ही क्रोमैटिन कहलाता है। जब वो क्रोमैटिन बन जाएगा केंद्रक में, आपका डीएनए क्रोमैटिन के रूप में ही होता है। तो ज़्यादातर तो डीएनए आपको केंद्रक में ही होता है पहले, है ना? तो इसलिए ज़्यादातर डीएनए का ये ही रूप देखा जाता है, क्रोमैटिन का रूप ही देखा जाता है, क्योंकि केंद्रक में होता है क्रोमैटिन का संघनित रूप। अगर हम क्रोमैटिन को और भी अधिक संघनित करते बच्चा, तो ये आपका क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमोसोम में क्या होता है, ये आपके सेल्स जब डिवाइड होते हैं तब क्रोमोसोम ये आपका बीच से टूट जाता है और ये अलग अलग स्ट्रैंड, एक एक स्ट्रैंड अलग अलग सेल में चले जाते हैं, यानी कि एक डॉटर सेल बनाते हैं। चलिए बेटा, तो हम देखते हैं क्रोमैटिन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा कि डीएनए का संघनित रूप क्या कहलाता है? डीएनए का संघनित रूप हमारा क्रोमैटिन कहलाता है। उसमें भी जो ज़्यादा संघनित रूप होगा उसको हम यूक्रोमैटिन कहते हैं, और जो अधिक संघनित रूप है उसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। ओके, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डीएनए का कौन सा रूप सबसे अधिक सम्मिलित होता है, तो वो क्या होता है? उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिर अगर आंसर नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, चलिए अब हम देखेंगे यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में अंतर। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? यह क्रोमैटिन का कम संघनित रूप होता है। जो आपका यूक्रोमैटिन होता है बेटा, वो क्रोमैटिन का कम संघनित रूप होता है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो क्रोमैटिन का अधिक संघनित रूप होता है। दूसरा नंबर कह रहा है ये अनुलेखन हेतु सक्रिय होता है। अनुलेखन हेतु सक्रिय होने का मतलब ये है बेटा कि इसमें जीन्स की मात्रा, यानी कि यूक्रोमैटिन में जीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और जो आपका हेट्रोक्रोमैटिन होता है उसमें जीन्स की मात्रा कम होती है, इसलिए यह अनुलेखन हेतु निष्क्रिय होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तीसरा नंबर है यह बेसिक डाई में हल्का रंजित होता है। क्योंकि आपका डीएनए एसिडिक इन नेचर होता है, इसलिए इसको बेसिक डाई में रंगते हैं, जिसमें आपका यूक्रोमैटिन कम हल्का रंजित होता है और हेट्रोक्रोमैटिन अधिक, यानी कि गहरा रंजित होता है। और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? रिप्लिकेशन पहले होता है यूक्रोमैटिन में और हेट्रोक्रोमैटिन
में बाद में होता है। अब देखिए इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्लिकेशन क्या होता है। जैसे बेटा ये आपका DNA है। रिप्लिकेशन का अगर हम आम बोलचाल की भाषा में आपको मतलब बताऊँ, फोटोकॉपी, हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रतिकृति, ओके। और अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ तो जिस मान लो फोटोकॉपी, ठीक है। जैसे आपका ये DNA है कि प्रोसेस क्या होता है कि एक DNA से, एक पुराने DNA से एक नए DNA को बनना हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन, ठीक है। क्या होता है बेटा, आपका DNA यहाँ नीचे से खुलना स्टार्ट करेगा, यानी कि ये जो ऐसे मुड़ी हुई स्ट्रक्चर है ये नीचे से खुलेगी, पूरी खुल जाएगी। ये दो अलग स्ट्रैंड बनेंगे कुछ इस तरह, दोनों स्ट्रैंड यानी कि अलग हो गए। अब ये दोनों स्ट्रैंड अपने लिए एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे जिसके पूरक स्ट्रैंड कहलाएंगे। इससे आपके नए DNA बन के स्टार्ट होंगे। ये पुराना DNA का स्ट्रैंड था और ये नया DNA का स्ट्रैंड बना, ये एक अलग DNA बन गया और ये आपका दूसरा नया अलग DNA बन गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी मैंने बताया, DNA का खुलना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो मैंने भाग यहाँ पे ऊपर बनाए हुए हैं, इन भागों में से कौन सा भाग है DNA का जो आसानी से खुल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं आपको एक उलझा हुआ धागा दे दूँ और बोलूँ कि इसे सुलझाओ, तो आप कहाँ से इसे सुलझाना स्टार्ट करोगे। जिस तरफ से वो कम उलझा हुआ होगा उस तरफ से आप उसे सुलझाएंगे, है ना। वैसे ही हम अगर देखिए यूक्रोमैटिन कम संघनित है, इसलिए यूक्रोमैटिन को खोलना आसान होगा, तो इसलिए हम यूक्रोमैटिन को चुनते हैं। यूक्रोमैटिन में आसानी से रिप्लिकेशन होता है। क्यों होता है आसानी से, क्योंकि वो आसानी से खुलता है। क्यों खुलता है आसानी से, क्योंकि कम संघनित है। और जो आपका हेट्रोक्रोमैटिन है वो ज़्यादा संघनित होने की वजह से उसे खोलना थोड़ा सा एनर्जी वाली प्रोसेस हो जाती है, इसलिए इसे हम रिप्लिकेशन के लिए कम प्रेफरेंस देते हैं, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चल